हेलो एवरीबॉडी। सो भाई अगले 15-20 मिनट में आप जो भी सुनोगे देखोगे, इफ यू आर अ जेन्युइन रियल यूपीएससी एस्पिरेंट, चाहे आप अंडरस्टैंड यूपीएससी का पार्ट थे नहीं थे, डज नॉट मैटर। अगर आप एक जेन्युइन यूपीएससी एस्पिरेंट ना, आप इतने खुश होगे, इतना आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको सच में दिखेगा कि भाई सच में देयर इज अ पैटर्न टू अंडरस्टैंड मीन्स, सच में देयर इज अ ट्रेंड टू अंडरस्टैंड मीन्स, सच में देयर इज अ तरीका टू अंडरस्टैंड मीन्स, एंड टू सी कि यार कैसे ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर बहुत लिमिटेड येट द मोस्ट इफेक्टिव कंटेंट इन इंडिया पढ़ के हम इतना बेहतर मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना बेहतर कि लगभग 18 क्वेश्चंस 20 में से हम आंसर कर पाए सिर्फ बहुत इफेक्टिव कंटेंट पढ़ के। वहीं ऑन द अदर हैंड, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आप एजेंट्स हैं, तो आज बर्नॉल आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। खैर, डज नॉट मैटर। Thanks for the love that you gave to the essay thing yesterday. It was such heartwarming, such heart touching. Thank you so much. Really means a lot. उसका क्रेडिट मेरा है, ये बात सही है। जो एक ऐसे वर्ड बाय वर्ड रिपीट है उसका क्रेडिट मेरा है। दूसरे का जो क्रेडिट है वो टेस्ट सीरीज टीम का है। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं इन द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, उसका क्रेडिट हमारी कंटेंट टीम, हमारी टेस्ट सीरीज टीम, हमारी कॉनकर कैड टीम को जाता है। इन लोगों ने जो दिन रात मेहनत करी है, उसका रिजल्ट है आज जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूं। एक बात ऐड करता हूं इसमें, बहुत लोगों को लगता है कि जीएस 1 तो स्टैटिक पेपर है, उसमें करंट अफेयर शायद उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जीएस 2 का जब करंट अफेयर दिखाऊंगा तो होश उड़ जाएंगे कि हमने क्या रिफ्लेक्ट किया है। जीएस 1 के पेपर में भी करंट अफेयर का रिफ्लेक्शन आज मैं आपको दिखाता हूं, कैसे हमारा करंट अफेयर एज इट इज जीएस 1 के पेपर में आया है, एज इट इज इवन इन द मोस्ट मोस्ट स्टैटिक हिस्ट्री क्वेश्चंस। तो क्रेडिट जाता है हमारी कॉन्कर की टीम को, हमारी कैड की टीम को, हमारी करंट अफेयर की टीम को, हमारी टेस्ट सीरीज की टीम को। क्या बेहतरीन कंटेंट उन्होंने बना के दिया यार। एंड यू नो दैट हम पूरे साल बोलते हैं यार, समझो प्लीज बात समझो कि वीडियो की इंपॉर्टेंस, हम पूरे साल बोलते हैं यार कि अंडरस्टैंड यूपीएससी का जो कंटेंट है वो इंडिया में सबसे बेहतर है, क्योंकि हम सबसे कम पेजेस में सबसे इफेक्टिव, सबसे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं। अगर आज मैं पेपर के बाद उसको खड़ा होकर प्रूव ना कर पाऊं आपके सामने तो कैसे चलेगा, है ना। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर जेन्युइन स्टूडेंट्स। सब मजाक से हटके, वीडियो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन यूपीएससी के बच्चों के लिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। आप इस डॉक्यूमेंट में देखोगे यार, रियलाइज करोगे कि सिर्फ सिर्फ कॉन्कर का जो बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड कंटेंट है, जो हम कॉन्कर के इकोसिस्टम में देते हैं, कॉन्कर की ब्लू बुक्स, कॉन्कर का करंट अफेयर, कॉन्कर के क्वेश्चंस, कैड के एडवांस के क्वेश्चंस, कैसे उनसे एज इट इज यूपीएससी का पेपर बनता है, यही बोल दूंगा यार मैं तो। अब देखोगे आप खुद मानोगे इस बात को। ध्यान से देखना, एंड तक देखना। ये डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो अंडरस्टैंड यूपीएससी के ऐप पे आपको मिल जाएगा। जस्ट गो एंड डाउनलोड इट बिकॉज इट इज रिमार्केबल। इट इज रिमार्केबल। एनीथिंग दैट आई विल शो यू टुडे, एक एक चीज को परखना कि कैसे मैं सिर्फ आपको बहुत ही फार फेच्ड दूर के कोई शीशे भरे रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट एविडेंस दिखा रहा हूं। अनबिलीवेबल लगेगा। एक बच्चे ने बोला कल कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार सुन के, सच में जेन्युइनली। क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट वी डू, वी मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल, एंड इट इज ओनली आफ्टर यू अंडरस्टैंड that you conquer. Let us begin. Thank you. So, ladies and gentlemen, this is the Understand UPSC content crossovers with the UPSC Mains GS1 paper 2026. Why have I written content crossovers? क्योंकि अभी तक मैंने लेक्चर्स की तो बात ही नहीं करी है। लेक्चर्स तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूं अभी, कि लेक्चर्स में कितना कुछ एज इट इज बताया गया था जो आया, तो सिर्फ कंटेंट का क्रॉसओवर दिखाता हूं मैं आपको। राइट, सीधा आते हैं मुद्दे पे। ये बातें आप आपसे पढ़ लीजिएगा, इस बात में कोई शक नहीं है कि अब अंडरस्टैंड यूपीएससी जो है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है मेंस का। लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं सीक्वेंस वाइज सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको 1 से लेकर 20 तक, सीक्वेंस वाइज। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप देखोगे तो एंशिएंट इंडिया की जो हमारी ब्लू बुक है उसमें हमने एज इट इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस अलोंग विद द मैप, हिस्ट्री में अगर मैप नहीं बनाया तो क्या हिस्ट्री लिखी, along with the map of where those inscriptions have been found, as it is हमने आपको सारे के सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस कवर करके दिए हैं, आप देख सकते हैं। किस किस क्यों क्यों किया हमने अशोकन इंस्क्रिप्शन कवर? क्योंकि यूपीएससी ने टाइम एंड अगेन सीएससी, सीडीएस, न जाने किस किस पेपर में अशोकन इंस्क्रिप्शंस पूछे थे।
तो हमें पता था कि मेंस में पूछ सकता है। वी हैव कवर्ड इट, हियर इट इज फॉर यू एज इट इज। सारा का सारा कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया, इसमें से आपने 10% कंटेंट भी याद रखा, तो भी आप इसको एज इट इज लिख के आ जाएंगे। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि हमने अपने कॉन्कर एडवांस में क्वेश्चन नंबर 75 जो था, वो हमने यही पूछा था कि मॉडर्न पीरियड में कितना ह्यूज डेवलपमेंट हुआ था आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में। ये मैं बस आपको सेकेंडरी रेफरेंस दिखा रहा हूं कि हमने एक एक चीज कैसे दो दो तीन तीन जगह कवर करी है। ये सेकेंडरी रेफरेंस है। इसके आंसर में भी आप जाओगे, हम आंसर भी पूरा का पूरा दिखाएंगे आपको। इसके आंसर में भी जब आप जाओगे तो आपको अंदर हमारे कैड में मिल जाएगा कि हमने इंस्क्रिप्शंस का अलग से पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो बनाया है, दिखाया है। तो हमारे कैड में भी मौर्यन पे क्वेश्चन था, हमारे कंटेंट में तो पूरा का पूरा अशोक इंस्क्रिप्शंस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन था, मैप भी था, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पे आपका एड्रेस होता है। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ मैकलेज मिनट ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। देखो, जब मैं कहता हूं कि कॉन्कर का कोई तोड़ नहीं है, कोई बीट नहीं है, क्यों कहता हूं? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोर स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तब भी देखो 10 ईयर प्लेज टू शेड द कॉलोनियल लेगेसी हमने अपने कॉन्कर के करंट अफेयर में दिया था, और उसकी पहली ही लाइन क्यों दिया हमने पूरा टॉपिक? क्योंकि मैकले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न नॉलेज एज सुपीरियर टू इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस, और इसको पूरे को शेड करने के लिए हमने यहां पे बात करी कि भाई 2035 जब होगा तो मैकले के मिनट के 200 साल हो जाएंगे। ये बात रखी गई थी, इसलिए हमने लिखा था कि पंचप्राण में हमें पूरा का पूरा कोरोना लेगेसी को सेट करना है, एंड दैट इज व्हाई वी पुट दिस एंटायर थिंग हियर इन आर करंट अफेयर। अब तुरंत कुछ बच्चे आ जाएंगे, सॉरी बच्चे तो नहीं है वो, जो भी हैं, तुरंत कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसमें लेकिन ये क्वेश्चन तो एड्रेस नहीं हो रहा। करंट अफेयर से इंट्रोडक्शन हो गया, आगे का पूरा दिखाता हूं, भूलना मत यहां पे क्या लिखा है। तीन तीन जगह हमने मैकले कवर किया, लेट मी शो यू। ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा करंट अफेयर, इससे बेहतर कोई लिंकेज हो नहीं सकता। ये पूरा करंट अफेयर में हम आपको इस तरीके से देते हैं कॉन्कर में, दिस इज हाउ वी गिव द करंट अफेयर टू। इवन कंक्लूजन में भी आप देखोगे द 10 ईयर प्लेज टू शेड द colonial or the Macaulay legacy should not be seen as a rejection of English or modern knowledge. Its real purpose is to end the inferiority complex created by the colonial rule. And that is where you put the conclusion, the introduction, link it to current affairs. इसके बाद देखता हूं कैसे नंबर में डिफरेंशिएशन नहीं आता है। नहीं तो क्या कर लेंगे मैकले मिनट में, सभी तो सेम बात लिखेंगे। हाउ टू क्रिएट डिफरेंशिएशन ऑफ दोस 2 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन? By introducing your answer with the 10-year pledge, by concluding your answer with the forward-looking approach of shedding the colonial legacy. देखो आगे, ये हमारे कैड का क्वेश्चन है। द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ऑफन कॉल्ड द एंग्लिसिस्ट पॉलिसी वाज मेंट टू सबजुगेट इंडियंस, बट इन टर्न इट कैटलाइज्ड फ्री थॉट एंड क्वेश्चन द नोशन ऑफ ब्रिटिश सुपीरियरिटी। एक्सप्लेन। एज इट इज हमारे कॉन्कर एडवांस के बच्चों ने यहां इस क्लासरूम में लाइव बैठ के आंसर लिखा है, लाइव बैठ के। तो आपको पूरा का पूरा इसमें क्या दिखेगा, हर जगह इंपैक्ट दिखेगा, क्या पॉलिसी थी, कैसे इंडियंस का सब्जुगेशन हुआ। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज उठा के आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। मैं इससे भी बेहतर कोई चीज दिखाता हूं आपको, विच इज द डायरेक्ट कॉन्कर मॉडर्न हिस्ट्री की ब्लू बुक। और यहां पे आप जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो एड्रेस कर सकते हैं। मैंने हमेशा समझाया है कि जब भी किसी चीज का इंपैक्ट लिखा जाए तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड लिखे जाए। तो मैकले का हमने नेगेटिव बता दिया, लेकिन कौन कौन सी चीजें उनकी हमारे सपोर्ट में थी वो भी कॉन्कर की ब्लू बुक में एज इट इज दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में भी आ जाता तो भी आपके पास कंटेंट की कमी नहीं पड़ती। करंट अफेयर हमने दे दिया, स्टैटिक हमने दे दिया, नेगेटिव पॉजिटिव थीसिस एंटीथेसिस हमने दे दिए, कंप्लीट आंसर एंड टू एंड कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट द क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंस, और ये दिस इज व्हाई अंडरस्टैंड यूपीएससी इज understand UPSC. Look at the question. The significance of the Gandhian movements lay in the masses they mobilized. The significance of the Gandhian movement lay in the masses they mobilized. Ladies and gentlemen, Conquer Modern History की पेज नंबर 64 की इस बुक का बस हेडिंग पढ़िएगा पहले और आपको समझ में आएगा। Strategies of Gandhiji that made him a mass leader. हमें पता था कि मास पे ही क्वेश्चन आता है जब गांधी जी से आता है। मैंने अपनी हिस्ट्री की क्लास में बार बार ये बात बोली है कि गांधी की एरा से 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितनी वॉइसेस उठी और कैसे वो वॉइसेस नेशनल मूवमेंट से जुड़ी। तो वो जो वॉइसेस उठी है वही मास है।
ये क्वेश्चन यूपीएससी 4 बार पूछ चुका है अलग तरीके से। मैंने इस बार भी बच्चों को बोला था क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन वापस से आया है। आप देखिए हमने गांधी जी की सारी जो मूवमेंट्स है, कैसे मास मूवमेंट्स थी, वो एज इट इज कवर करी है। सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास यहां पे हैं, और जैसे आप पॉइंट लिखते हैं क्वेश्चन एज इट इज एड्रेस होता है इन इट्स एंटायरिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंड यूपीएससी के मटेरियल में कवर्ड नहीं था। वी टेक कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट। हमारे सर ने, ज्योग्राफी वाले सर ने क्लास में जब बच्चे ने पूछा तो इसका रिप्लाई किया फुजियारा इफेक्ट का, लेकिन हमारे कंटेंट में नहीं था। हमारे सर की नोट्स में है, फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा दिया है, कॉन्कर के कंटेंट में नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसे मल्टीपल लेवल पे बनता है, क्योंकि हम हर बार देखते हैं, नहीं तो पूरा फाउंडेशन का मेटेरियल उठा के दे देते हैं, सब कुछ आ जाएगा। नहीं, द एफिशिएंसी ऑफ कॉन्कर कंटेंट लाइज इन इट बीइंग कंसाइज येट इफेक्टिव, द एग्जैक्ट थिंग ऑन व्हिच यूपीएससी रिवॉर्ड्स मार्क्स। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कॉन्कर के कंटेंट में नहीं था, हमने क्लियरली लिख दिया दैट वाज नॉट कवर्ड बाय अस। हालांकि मुझे पता है अगर कोई भी बच्चा मेंस लिख के आया अंडरस्टैंड यूपीएससी का, तो उसको शानदार तरीके से एड्रेस करके आया होगा, बट ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। टुंड्रा रीजन्स आर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल बट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, एग्जामिन करना है क्रिटिकली। दो डिमांड्स हैं जो एक्सप्लिसिटली दे रखी है, एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, दूसरे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। एज इट इज ज्योग्राफी की ब्लू बुक में सबसे पहले जो टुंड्रा है उसके पूरे के पूरे फीचर्स, इट्स फीचर्स विल मेक इट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, वहां पे होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज विल मेक इट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, एंड उसकी इंपॉर्टेंस विल टेल द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट as it is covered in the geography blue book at one single page, the entire 5th question, ladies and gentlemen, you can have a look. Let us move to question number 6 now. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, आपको लोग सीखना भी है कि आपको हिंदी पढ़नी है बीच बीच में। डिस्कस द रोल ऑफ एओलियन प्रोसेसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। एओलियन का मतलब यहां पे दे रखा है वायु जनित, मतलब जो विंड के एक्शन से चीजें हों। तो पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन को। डिस्कस द रोल ऑफ विंड प्रोसेसेस इन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, कैसे विंड की वजह से लैंड डिग्रेडेशन डेजर्टिफिकेशन वगैरह होता है। देखिए हमने कैसे, सबसे पहले विंड से बनने वाले जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनको आपको दे रखा है, तो यहां से आपको सारे टेक्निकल कीवर्ड्स मिलेंगे। ये अगर आप नहीं लिख के आ रहे हैं आंसर में, तो क्या लिख के आ रहे हैं भाई? विंड का जो एक्शन है वो 3 चीजें करता है, डिफ्लेशन, एब्रेशन, एट्रिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए। जब विंड खराब करेगा चीजों को, डिग्रेडेशन करेगा, तो वो कैसे लैंडफॉर्म्स बनाएगा वो हमने आपको यहां पे कवर करके दे रखे हैं। दिस इज नॉट कंपल्सरी टू इन द क्वेश्चन, बट दिस कैन ऑलवेज बी यूज्ड एज एग्जांपल्स इन द आर्ग्यूमेंट्स। यहीं से सारे के सारे आपके एग्जांपल्स इन द आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे। तो फिर लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन कहां है सर? ये रहा सर। एंटायर लैंड डिग्रेडेशन हैज बीन कवर्ड हियर, स्पेसिफिक टू इंडिया हैज बीन कवर्ड हियर। क्यों हो रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। सिमिलरली डेजर्टिफिकेशन का स्टेटस क्या है, डेजर्टिफिकेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं और उसका इंपैक्ट क्या है, पूरा का पूरा हमने कवर किया है अलोंग विद मैप्स एंड ऑल, कि कैसे जो डेजर्टिफिकेशन है वो फर्दर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जितने भी पॉइंट आप विंड से लिंक करेंगे, सारे के सारे पॉइंट आपके, सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन है भाई, हद से आपको 15 पॉइंट लिखने हैं सिर्फ, एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस आंसर एज इट इज। एक भी वर्ड आपको इधर उधर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो मुझे बताइएगा, इफ यू वांट, मैं हर एक क्वेश्चन का हैंड रिटन आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, आई प्रोवाइड हैंड रिटन आंसर टू ईच ऑफ दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट दैट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि कॉन्कर की जो एक बुक है 300 बुक, उसमें हमने 25 तक का पेपर पूरा कवर कर लिया था। मैं 26 का आपको दे दूंगा, अगर चाहिए तो बताइएगा, और इसी कंटेंट से निकाल के दिखाऊंगा पूरा का पूरा पेपर। वो 2 क्वेश्चन जो हैं वो नहीं निकल पाएंगे, वो कहीं और से निकालूंगा, बट सिर्फ कॉन्कर के कंटेंट से कैसे आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, वाटर रिसोर्सेज आर बोथ एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट गिविंग एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं इसमें। कैसे जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया नहीं, साउथ एशिया, बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया सोच के नहीं, साउथ एशिया। साउथ एशिया जो है वो कैसे, उसमें जो वाटर रिसोर्स है वो एसेट तो हैं, लेकिन वहां से कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। लुक एट द एक्सपर्टीज दैट वी हैव हियर। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने ना सिर्फ इसका स्टैटिक बट इसका पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर किया था। लेट मी शो यू। लुक एट दिस, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज। पूरा का पूरा जो साउथ एशिया का वाटर रिसोर्स है वो यहां से कवर होगा आपका, सारे के सारे आपके नदियों के नाम यहां से कवर होंगे आपके। देन कम्स द कॉन्फ्लिक्ट पार्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, कॉन्फ्लिक्ट।
इंडिया पाकिस्तान। ये नहीं सिर्फ, यहां पे हमने इसका पूरा डायग्राम कैसे पहले रहा है, कैसे आगे होगा, सब कुछ दे रखा है। एंड व्हेन यू कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस करंट अफेयर, वी हैव आल्सो गिवन कि अरुणाचल में चाइना क्या कर रहा है, मेगा डैम के प्लान्स बना रहा है, और कैसे चाइना इंडिया के बीच में भी ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऊपर बांग्लादेश के साथ भी हमने तीसरा दिया है, पाकिस्तान का इंडस वाटर कॉन्फ्लिक्ट भी दे दिया है, चाइना का पूरा हाइड्रो पावर एंड डैम का पूरा कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पे हमने दे रखा है। तो एंटायर साउथ एशिया का वाटर रिसोर्स एसेट कैसे है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, पूरा का पूरा कवर्ड है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो बच्चों को खैर समझ में आ गया होगा, बट ठीक है। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। आपको पता है सोसाइटी तो मतलब कहीं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिमेन्स द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्पाइट द चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। कमेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कम्युनलिज्म के चैलेंजेस लेकिन उसके बावजूद भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, रीजनलिज्म के चैलेंजेस लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशंस हैं क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। लुक एट द कंटेंट नाउ। सोसाइटी की जो कॉन्कर की ब्लू बुक है उसके पेज नंबर 4 पे ही से चैलेंजेस अराइजिंग ड्यू टू कम्युनलिज्म यहां पे दे रखा है। उसको सॉल्व कैसे करें यहां पे दे रखा है। चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ रीजनलिज्म यहां पे दे रखा है। सॉल्व कैसे करें यहां पे दे रखा है। एंड दिस इज नॉट इट। हमने कम्युनलिज्म रीजनलिज्म पे सब कुछ बताया था यार, होता क्या है, कितना है, क्या बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैं, क्या बेस्ट केस स्टडीज हैं। मेरे बच्चे कमेंट्स में लिख देंगे अगर कौन के बच्चे देख रहे होंगे कि मैंने कैसे सिंगापुर का मॉडल इसमें पढ़ा है। सब मॉडल जो इंटरनेशनल अच्छे से अच्छे हैं सब पढ़ा है उसमें। तो कम्युनलिज्म रीजनलिज्म के होने के बावजूद भी हम यूनिटी डाइवर्सिटी क्यों बचा पाए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, हमने उनके चैलेंजेस को जो है वो दूर किया है। चैलेंज को समझा तो चैलेंजेस लिखे और सॉल्यूशंस, चैलेंजेस सॉल्यूशंस, एंड यू विल बी सॉर्टेड विद द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई। और भी दे रखा है हमने, मतलब अगर इसके अलावा भी कुछ लिखना पड़े, एक्स्ट्रा एज लिखना सिखाता हूं मैं बच्चों को, तो वो भी मैंने यहां पे बताया है कि कैसे इंडिया ने अपने सारे चैलेंजेस को अकोमोडेट करके फिर भी हमने कंटिन्यूटी मेंटेन रखी। तो यहां पे सब कुछ देख लोगे आप, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बाद भी कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सब कुछ पार्टीशन के बाद, जेंडर इक्वालिटी के बाद, सब कुछ हम कैसे आज भी मेंटेन किए हुए हैं डिस्पाइट आवर चैलेंजेस। तो बहुत मतलब बहुत अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर किया था। Let us look at question number 9, and this is one of my favorite questions this year. How do you understand disability? जितने बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं जनरली सब बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी की। बच्चे लोग, ये सोशल जस्टिस का पेपर नहीं है, ये सोसाइटी का पेपर है। और सोशल जस्टिस में डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, सोसाइटी में डिसेबिलिटी इज एवरी सिंगल थिंग, एवरीथिंग। कैसे, देखिए अब जादू। फिजिकल, लोकोमोटर, इंटेलेक्चुअल, न्यूरोलॉजिकल, ब्लड, मल्टीपल, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड हियर। क्योंकि हमें पता था जीएस 2 में ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी पूछ चुका है, जीएस के प्रीलिम्स के पेपर में इस बार पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पूछ चुका है। तो अब कहां बचता है, जीएस 1 में। लेकिन कैसे रिपीट करे, जो ऑलरेडी प्रीलिम्स और जीएस 2 में पूछ चुका है, तो कैसे रिपीट करे, उसको ट्वीक कर दो, डिसेबिलिटी की वाइडर डेफिनेशन पूछ लो। एंड एज इट इज हमने वो पूरा का पूरा यहां पे आपके लिए कवर किया है। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी सब कुछ कवर किया है, इवन टिल द एक्सटेंट कि चलो ठीक है, यहां पे तुमने जितने स्क्रीनशॉट लगाए भी हैं, मैंने अपनी क्लासेस में बताया है कि जब डिसेबिलिटी आ जाए तो कोई भी जब नेगेटिव आ जाए तो जितना भी वल्नरेबल है पूरा का पूरा, विमेन को क्या डिसेबिलिटी है, दलित को क्या डिसेबिलिटी है, ट्रांसजेंडर को क्या डिसेबिलिटी है, सारा इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ डिसेबिलिटी तक मेरा बच्चा लिख के आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि उस लेवल की तैयारी करी गई है और आज उसका प्रूफ है। And that is why entire team is so happy. And the credits to the entire team for this level of hard work and this level of content. यार, it's so amazing to see the hard work coming into picture into display. आगे दिखाता हूं, देख लीजिएगा, है ना, डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंड के ऐप पे मिल जाएगा आपको। ये देखिए आप कैसे हमने अपने करंट अफेयर में भी ये कवर किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2026 में ही बहुत सारे अपने ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे जो आरपीडी एक्ट के हिसाब से दिए थे, उसको रेफरेंस लेते हुए दिए थे, उसके हिसाब से दिए थे, उसके आसपास के दिए थे। तो वी न्यू टू अ वेरी बिग एक्सटेंट की वाला जो क्वेश्चन इस बार आएगा, दैट इज व्हाई यू कैन फाइंड इट इन आवर करंट अफेयर्स आल्सो एंड इन आवर स्टैटिक एज वेल। राइट्स इनिशिएटिव्स क्या है सब दे रखा है, सिग्निफिकेंस इंटरवेंशंस का क्या सुप्रीम कोर्ट का सब दे रखा है। तो जो सेकंड पार्ट भी था ना क्वेश्चन का, वो पूरा का पूरा यहां से एड्रेस होगा कि भाई हमें कैसे इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी चाहिए। तो जिसको डिसेबिलिटीज पता है कितनी हो सकती है, वो इंक्लूसिव पॉलिसी बना ही लेगा। अब यहां पे भी हमने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन कराओ, लीगल इंटरवेंशन कराओ, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन कराओ,
ऑपरेशन इंटरवेंशन कराओ, टेक्निकल इंटरवेंशन कराओ, सारे इंटरवेंशन कराओ, एंड विल बी सॉर्टेड इन मेकिंग योर पॉलिसी अ वेरी इंक्लूसिव एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन. Look at the last 10 marker question. Do you think digital technology promotes social empowerment? Do you think digital technology promotes social empowerment? कौन का की खास बात क्या है ना यार, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे कौन कर से पढ़ते हैं. मैं हर बच्चे को ये चीज सिखाता हूं, हर बच्चे को, कि आपको अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल डेवलप करनी है कंटेंट को यूज करने की, और वो सेम चीज हम बच्चों को प्रोवाइड भी करते हैं. मैं आपको शानदार चीज दिखाता हूं, आपको मजा आ जाएगा देख के. हमें पता था इस साल की डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आएगा, मैंने ये न जाने कितनी बार बोला है, न जाने कितनी बार अपने टॉपिक्स में, अपने क्लासेस में, कि डिजिटल पे पक्का क्वेश्चन आएगा. मैं तो रेफरेंस लेता था मजाक में कि चेयरमैन साहब की एक बुक आई है एआई पे, तो इसलिए डिजिटल पे क्वेश्चन आना बनता है. बट डिजिटल पे खैर वैसे भी क्वेश्चन आना ही था. डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे सोशल एम्पावरमेंट को प्रमोट करती है, हमने कौन के कंटेंट में थी शानदार चीज दिया. लेट मी शो इट टू यू. वी हैव गिवन अ यूनिवर्सल टेम्पलेट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, we have given 15 pointer template on digital technology. आप उसको उठाइए, जिस भी एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल्स के साथ हैं, जिस भी एग्जाम्पल पे आपको लिंक करना है लिंक करिए, और सोशल एम्पावरमेंट दिखाते चले जाइए. चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट उन डिस्ट्रिक्ट्स में हो जो बहुत पिछड़ी हुई है, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट डिजास्टर और डिजास्टर फेस करने वाले लोगों की हो, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट एग्रीकल्चरिस्ट की हो, फार्मर्स की हो, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट ऐसी सिटीज की हो जहां पे बहुत ज्यादा क्राइम चल रहा है, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट ऐसी स्टेट्स, ऐसी सिटीज की हो जहां पे लोग अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. जो भी सारे एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं, सारा टेम्पलेट भी आपके सामने है. खट खट अपना मैप करिए, आंसर लिखिए, आगे बढ़िए. इससे बेहतर आप आंसर कैसे लिखेंगे, 10 मार्कर कैसे बेहतर हो ही नहीं सकता जब आप 15 आर्ग्यूमेंट्स, 15 एग्जाम्पल्स अगर आप लिख दें, उससे बेहतर क्या बचता है, कुछ बचता ही नहीं है. यही तो गेम है, आर्ग्यूमेंट प्लस एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पॉइंट्स. आपने खट खट इंप्रूव किए, सारे रिसेंट एग्जाम्पल्स डाले, आगे बढ़े आप. दिस इज द क्वालिटी दैट आवर टीम हैज डिलीवर्ड इन कॉन्कर. और भी हमने और ज्यादा बता रखा है, जस्ट आप, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि और क्या एडवांटेजेस, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज के. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 15 मार्कर क्वेश्चंस. आई होप 10 मार्कर में आप सेटिस्फाई हो गए. 9 आउट ऑफ 10 मार्कर क्वेश्चंस आर फ्रॉम कॉन्कर, आर गिवन इन दिस डॉक्यूमेंट. आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया है. इस वीडियो को सिर्फ इसलिए नहीं देखना है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, इस वीडियो को इसलिए भी देखना है क्योंकि सीखना है कि मेंस का पेपर अटेम्प्ट कैसे होता है, क्या लिखने पे नंबर मिलते हैं, क्या नहीं लिखने पे नंबर मिलते हैं, कंपटीशन क्या लिख रहा है. इस लेवल पे कंपटीशन खेल रहा है भाई, इस लेवल पे. एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स की भरमार है, डेटा की भरमार है, एग्जाम्पल्स की भरमार है, मैप्स की भरमार है, करंट अफेयर लिंकेजेस की भरमार है. ऐसा तैयार करना है अपने आप को, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने आपके पास, ऐसा रेडी करना है आपको खुद को मेंस के लिए कि कुछ बचे ही ना. और आप कहीं से पढ़ो डज नॉट मैटर, लेकिन ऐसा तैयार करो अपने आप को, इस क्वालिटी का कंटेंट पढ़ो कि आप अनबीटेबल हो यार, उसके बाद अनडिस्प्यूटेड हो उसके बाद आप. लेट अस कम टू द 15 मार्कर्स नाउ. विजयनगर आर्किटेक्चर एग्जेम्प्लीफाइज द अमेलगमेशन एंड, एक होता है कंटेंट, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एक होता है एग्जाम रेप्लिकेटेड कंटेंट. ये एग्जाम रेप्लिकेटेड कंटेंट है. मैंने देखा लोग क्वेश्चन तक गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं. उनको लग रहा है ये क्वेश्चन है कि विजयनगर आज के टाइम पे, क्वेश्चन पढ़ते हैं. विजयनगर आर्किटेक्चर exemplifies the amalgamation of the past traditions with contemporary practices. मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं लिखा है, कंटेम्पररी लिखा है. कंटेम्पररी क्या होता है, समकालीन, समकालीन प्रथाएं, मतलब उस टाइम के ट्रेडिशंस जो थे. विजयनगर अपने टाइम के ट्रेडिशंस में अपने पास्ट के ट्रेडिशंस का अमेलगमेशन करता था. ये उनके आर्किटेक्चर से हमें पता चलता है. ये क्वेश्चन है, मॉडर्न का क्वेश्चन नहीं है, आज की प्रैक्टिसेस नहीं लिखनी है. क्वेश्चन गलत कैसे पढ़ा रहे हो बच्चों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है. एंड नाउ लुक एट द कंटेंट. कंटेंट शुरू ही कहां से हो रहा है, आर्किटेक्चर, विजयनगर आर्किटेक्चर एज इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. पूछ रहा है ना कैसे अमेलगमेशन कर रहा था पास्ट का कंटेम्पररी का, तो द्रविडियन, चालुक्यन, होयसला, पांड्या, इस्लामिक. आगे ये देखो, पढ़ो बस इस चीज को. इफ आई कैन जूम इट टू जस्ट, आई एम रियली सॉरी इफ आई एम रियली एक्साइटेड.
फ्यूज्ड फीचर्स फ्रॉम पास्ट एम्पायर्स। एज इट इज हमने आपको ये बातें बताई हैं यार, पास्ट ट्रेडिशन से कैसे विजयनगर आर्किटेक्चर ने अमेलगमेट किया कंटेम्प्रेरी अपने टाइम पे। सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, सारे की पॉइंट्स आपके सामने हैं, आपको बस पढ़ना है और लिखना सीखना है। एंड वंस यू डू दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर अनस्टॉपेबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Linguistic reorganization of the Indian states was driven by popular pressure from below. A very simple question. ज्यादातर जिसने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पढ़ा होगा उसके कंटेंट में क्वेश्चन होगा ही। क्यों? क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पूरे इतने वास्ट सिलेबस में सिर्फ दो वर्ड्स लिखे हैं। क्या? एक रिओर्गेनाइजेशन, दूसरा कंसोलिडेशन। इन दो वर्ड्स के अलावा कोई तीसरा वर्ड ही मेंशन नहीं है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सिलेबस में। उसी में से एक वर्ड उठा के पूछ लिया है, रिओर्गेनाइजेशन। अब रिओर्गेनाइजेशन 3-4 बेसिस पे ही हुआ था, उसमें सबसे मेजर था लिंग्विस्टिक, तो इससे आसान क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे नहीं आ सकता। देख लीजिए हमारे कंटेंट में भी पूरा का पूरा कवर था। लैंग्वेज एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट हमने पूरा का पूरा यहां पे आपके लिए ये कवर किया है। उसके बावजूद भी यूनिटी है, लेकिन क्या आज के टाइम पे जो यूनिटी है जो फ्रेगमेंट हो रही है, क्या ये पूरा का पूरा मॉडर्न करंट लिंकेज तक हमने पूरा का पूरा आपको ये करके दिया है। तो दिस इज प्रीटी सिंपल। इसमें भी एक बहुत छोटा सा यहां पे केवियट था, was driven by popular pressure from below। तो वो सारे जो एग्जांपल्स हैं पॉपुलर प्रेशर के हमने सारे दिए आपको। देखो देखो यहां पे देखो, आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहा हूं मैं। लोकल लीडर्स है ना, लोकल लीडर क्या है? जो बिलो है ना, जो नीचे ग्राउंड पे प्रेशर डाल रहा है। तो एज इट इज हमने पूरा का पूरा कंटेंट में आपको वो बातें बताई हैं, जो सारे एग्जांपल्स हैं वो वहीं से उठाए गए हैं। चाहे वो श्री पोटी श्रीमालू जी की जो डेथ हुई थी फास्ट करते हुए वहां से लेके, और जितने बाकी एग्जांपल्स है वो सब हमने आपको यहां पे प्रोवाइड किए हैं। इससे बेहतरीन आंसर आप इससे नहीं लिख पाएंगे। नाउ अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जिसमें आपको बताया दो ही वर्ड दिए गए हैं, एक कंसोलिडेशन एक रिऑर्गेनाइजेशन। तब भी यूपीएससी महोदया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का कुछ अलग ही पूछा। क्या पूछा? द मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया टू एड्रेस द रीजनल इंबैलेंसेस लेफ्ट बाय द कॉलोनियल रूल। कि भाई कॉलोनियल रूल की वजह से जो हमारे देश में रीजनल इंबैलेंसेस हो गए थे, उनको दूर करने के लिए हमने मॉडल ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। अरे जीएस 1 कोई टेंशन नहीं है, कॉन्कर है ना, अंडरस्टैंड है ना। जीएस 3 के टॉपिक खोलो, पहला टॉपिक उठाओ, सबसे पहला टॉपिक उठाओ, उसकी पहली फ्रेज उठाओ, वही प्लानिंग लिखा है। इंडियन इकोनॉमी इज प्लानिंग। वहां से क्वेश्चन उठा के पूछा है, क्योंकि जब हम प्लानिंग पढ़ाते हैं तो प्लानिंग की शुरुआत ही यहां से करते हैं कि भाई प्लानिंग की नीड क्या है और इंडिया ने किस मॉडल की प्लानिंग से शुरुआत करी। दोनों चीजें आपको अभी यहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, हाउ प्लानिंग एक्ट्स एज अ स्ट्रेटेजी अगेंस्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां मैंने आपको ओवरऑल दिखाया है कि कैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट जो प्लानिंग है वो काम करती है। इसमें से आप पॉइंट उठा सकते हैं। यहां पे देखिए, ये है अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1951। तो सिंस 1951 हम क्या क्या कर रहे हैं वो हमने यहां पे आपको अगेन बताया है, दिखाया है, अलग अलग फील्ड्स में। उस शॉर्ट कमिंग्स भी दिखा दी हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी पूरी की पूरी प्रॉपर्ली यहां पे हमने आपको मैप करके दिए कि आप दिखा पाओ कि हाँ, इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग का मॉडल आया तो था, जो कॉलोनियल रूल है उसके क्रिएट करे हुए इंबैलेंसेस को दूर करने, लेकिन क्योंकि आपको उस पर कॉमेंट करना है तो आपको उस प्लान्ड इकोनॉमी के शॉर्ट कमिंग्स भी लिखने पड़ेंगे। दिए गए हैं, दिए गए हैं, टेंशन नहीं लेनी, दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी वाले को आगे देखते हैं। और अगर आप इसी में आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, ये देखिए, दिस इज पावर, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अर्ली डेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, हमने क्या इकोनॉमिक प्लानिंग का मॉडल अडॉप्ट किया, सारा का सारा हमने यहां पे आपको दे रखा है। और आप ये बात देखोगे कि हर एक चीज जो है वो यही दिखा रही है कि कैसे जो रीजनल इंबैलेंसेस है उसको हम दूर करते जा सकते हैं। चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पॉवर्टी प्रोग्राम्स हो, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो, और मॉडल्स के नाम तक हमने आपको सारे के सारे यहां पे दिए हैं, एज इट इज कंप्लीटली गिवन इन द अंडरस्टैंड यूपीएससी मटेरियल। हमने इवन जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो तक यहाँ पे पूरे के पूरे मेंशन किए थे, ताकि कोई बच्चा अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहता है तो वो भी इसे पढ़ के समझ सके कि उसको क्या पॉइंट किस पर्टिकुलर आंसर में लिखना है। यहां पे इन सब से आपके एग्जाम्पल्स उठ जाएंगे जो आपके रीजनल इंबैलेंसेस को दूर करेंगे। ये देखिए, इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग तक हमने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बताया, इतने सारे सबके नाम हमने यहाँ पे आपको दिए हैं।
लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताता है कि भैया कंपेयर करिए लू, चिनूक, फोएन विंड्स विद रेस्पेक्ट टू द रीजन्स ऑफ प्रिविलेंस, नेचर एंड इंपैक्ट। तीन चीजों पे तीन विंड्स को कंपेयर करिए। दिखाऊं? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखिए कैड का। कैड का 29th क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द वेरियस लोकल विंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मेंशन देयर इफेक्ट्स। कहां कहां है और इफेक्ट क्या है देखिएगा सर एक बार प्लीज। और हमने पूछा भी है, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, है ना, ध्यान दीजिएगा उस बात पे। तो लेट मी शो यू कि इसके आंसर में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले चिनूक किस जगह है मैप के साथ, इंपैक्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं। फोहेन किस जगह है मैप के साथ, इंपैक्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं। लू किस जगह है मैप के साथ, इंपैक्ट क्या है। तीनों के तीनों लोकल विंड्स का कंपैरिजन, उनके इंपैक्ट, उनके रीजन, उनके नेचर के साथ आप बहुत तसल्ली से यहां पे एड्रेस कर सकते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, आप देखिए हमारी ब्लू बुक में भी लू, चिनूक, फोहेन तीनों उनके रीजन भी मेंशन्ड हैं और वो क्या करती है उनके नेचर भी मेंशन्ड है कि भाई कौन सी हॉट विंड है, कौन सी वार्म ड्राई विंड है, किसको क्या बोलते हैं, सब कुछ सब कुछ। और देखिए ना कितने कम में पूरा का पूरा मेंशन्ड है। एंड सिमिलरली जो इंपैक्ट था वो भी हमने आपको यहां पे दे रखा है। उस इंपैक्ट में भी जब आप देखेंगे तो जो एग्जांपल्स यूज हैं वो चिनूक और लू के हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एनालाइज द रोल ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज इन अचीविंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मेरे कौन का 27 वाले बच्चों, समझ पा रहे हो कि GS1 में भी ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर पूछ रहा है। GS3 का टॉपिक GS1 में एज इट इज उठा के पूछा, एज इट इज। आपको पता है ये टॉपिक हम कैसे कवर करते हैं। हम इस टॉपिक को इतनी डिटेल में कवर करते हैं, ऐसे क्वालिटी एनरिच कंटेंट के साथ कवर करते हैं कि प्री सोइंग एरा में ये टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी, सोइंग में कैसे हेल्प करेगी, प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगी, पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगी, हर जगह पे क्लाइमेट को स्मार्ट कैसे बनाएगी, और जैसे ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेगी। देखिए प्री सोइंग फेज में सारा का सारा सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हमने यहां पे आपको दे रखी है। देखिए वेदर फोरकास्टिंग, स्काई मित्रा, लोकेशन स्पेसिफिक अपडेट, सब कुछ जीपीएस टैग्ड टेस्टिंग, सब कुछ आप यहां पे देख सकते हैं। हमने एक डायग्राम बना करके भी ये चीज आपको सामने यहां पे दिखा रखी है। आगे भी आप देख सकते हैं कैसे सोइंग फेज में, क्रॉप प्रोडक्शन फेज में, और हर एक फेज में इस तरीके से हमने आपको कवर करके दिया है। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये होता है क्वालिटी। इवन टिल द एक्सटेंट कि हमें लगा था कि इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन भी कैड में दिया है। व्हाट इज द निसार मिशन, हाउ विल इट हेल्प इन क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड नेचुरल हैजार्ड मैनेजमेंट। तो हमें लगा था कि निसार से शायद ये इंस्पायर हो सकता है, निसार के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, तो हमने वो भी दिया, जस्ट शोइंग इट टू यू ताकि आपको समझ में आए। बाकी ऊपर पूरा का पूरा कवर्ड तो है ही, ये तो बस मैं दिखा रहा हूं कि कैड में हम किस तरीके से आंसर दिखाते हैं आपको। ये एक क्वेश्चन है लेडीज एंड जेंटलमैन, जो एक 15 मार्क का क्वेश्चन है जो हमने डायरेक्टली कवर नहीं किया है। ये क्वेश्चन क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होके अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की तरफ आ रहा है। एंड माइंड यू हमने कैड में क्वेश्चन पूछा है जिसमें हमने बोला है कि जो ग्रेविटी है ट्रेड की है वो इंडियन ओशन की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन वो क्वेश्चन जो था वो हमने स्पेसिफिकली सिर्फ उस सेंटेंस के बारे में नहीं पूछा था, उससे एसोसिएटेड एक बॉडी के बारे में पूछा था। बस इतना डिफरेंस वहां पे हुआ। नहीं तो हमें पता तो था ही कि अगर अब ये अब वो GS2 में पूछा है हमने कि अगर अब ये ग्लोबल ट्रेड पे क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरफ पूछेगा कि भाई शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल ट्रेड में। नाउ वी आर नॉट एनी मोर एन अटलांटिक रीजन बेस्ड ग्लोबल ट्रेड, नाउ वी आर एन इंडो पैसिफिक बेस्ड ग्लोबल ट्रेड। तो लगा तो था हमें, हमने कैड की लाइन में दिया भी वो, बस वो क्वेश्चन हमने बनाया एक बॉडी पे, जो हमें लगा था कि बॉडी पे क्वेश्चन पूछता है, वही हमारी चूक रह गई। इसलिए एक क्वेश्चन है जो हमने कवर नहीं किया, हमने पूरा का पूरा लिख दिया। आप देखेंगे कि उसका रेफरेंस तक हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 पे। ये क्वेश्चन देखिएगा कितना बढ़िया है और इसका क्या बेहतरीन कंटेंट है। एनालाइज द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया एंड देयर ज्योग्राफिकल कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोल रहा है कि भाई ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड यूज चेंजेस इंडिया में हुए हैं, क्यों हुए हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इतना सिंपल सा 15 मार्क का क्वेश्चन है ज्योग्राफी की ब्लू बुक से। मैं आपको इतनी बेहतरीन चीज दिखाता हूं, इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आप देखिए हमने क्या बेहतरीन कंटेंट बनाया है इस पे कि हमने पूरा का पूरा लैंड यूज चेंज, और माइंड यू हमारा कंटेंट सबसे इफेक्टिव है, सबसे कम पेजेस का होता है, सबसे कम पेजेस का। हम कंटेंट को इतना रिफाइन करते हैं, उसके बाद भी बच्चों को हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स देते हैं।
दैट इज द क्वालिटी ऑफ कॉन्कर लेडीज एंड जेंटलमैन, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, पूरा GS3 150 पेज में दे दिया था। दैट इज व्हाट वी डू, दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। दिखाता हूं पूरा लैंड यूज चेंज जो इंडिया में हुआ है, लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया पिछले 70 साल में पूरा का पूरा हमने हेडिंग के साथ कवर किया है। तो उसमें सब कुछ ही कवर्ड है, वो क्यों हो रहा है, उसकी कैटेगरीज क्या है, रीजनली वेरिएशंस क्या है, क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसमें नेचुरल भी और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हमने पूरा का पूरा कवर किया है। एग्रीकल्चर कैसे, अर्बनाइजेशन कैसे, फॉरेस्ट्री चेंजेस कैसे, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स हैं जो आप यहां पे देखेंगे। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आगे क्या हो रहे हैं वो भी हमने यहां पे कवर किया है। That is the power of a very good content, ladies and gentlemen. Let us look at question number 18. Last के 3 क्वेश्चन सोसाइटी के थे। Is caste disappearing in urban India? Illustrate your answer with examples. Is caste disappearing? यही क्वेश्चन आता है, इसी को घुमा घुमा के पूछता है। क्या बोलेगा कि कास्ट जो है भैया कम हो रही है लेकिन ज्यादा भी हो रही है, कास्ट ना अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रही है। ऐसे घुमा घुमा के कास्ट का क्वेश्चन पूछता रहता है। मैंने बच्चों को बिल्कुल क्लियरली सोसाइटी की पहली क्लास से दूसरी क्लास में बता दिया था कि कास्ट का क्वेश्चन पक्का आएगा और इस मोड में आएगा। बस क्या पूछा कि जो कास्ट है वो इंडिया में, अर्बन इंडिया में डिसअपियर हो रही है क्या? दिखाता हूं आपको, ये देखिए, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब कंटेम्प्रेरी इंडिया क्या है? अर्बनाइज होता हुआ इंडिया। क्वेश्चंस में पॉइंट्स देख लीजिए। अर्बनाइजेशन में, अर्बनाइजेशन सबसे पहले, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के अंदर की अनोनिमिटी, अर्बनाइजेशन के एरियाज में एजुकेशन का एक्सपेंशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मार्केट फोर्सेस अर्बनाइजेशन में ज्यादा काम करती है, इंटरकास्ट मैरिज अर्बनाइजेशन एरिया में बढ़ती है, अर्बन एरियाज में बढ़ती है, और नई नई आइडेंटिटीज जो है वो अर्बन एरियाज में आती हैं। तो कैसे जो कास्ट है अपने रेलेवेंस को लूज करती जा रही है, बट इसका हमेशा सेकेंड साइड भी आएगा कि अभी भी कास्ट क्यों रेलेवेंट है, लूज नहीं कर रही है अपने आप को अर्बन इंडिया में। तो ये सारे पॉइंट्स, फिर वो सारे पॉइंट्स, एंड यू आर डन। क्योंकि यहां पे लिखा था विद एग्जांपल्स। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज हाउ वी नो द यूपीएससी पेपर। हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। ये है अंडरस्टैंड यूपीएससी के कंटेंट की ताकत। एक भी जगह सारे पॉइंट्स में से एग्जाम्पल मिसिंग नहीं था। एज इट इज क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, हमारा बच्चा एक एक पॉइंट लिख के आएगा, एग्जाम्पल लिख के आएगा। आप मार्क्स देखिएगा कौन करके कैसे आएंगे इस बारी। खत्म करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे, अब देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं भाई। क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जैसे बिल्कुल वो नहीं होता कि मां सरस्वती का बैठ जाना। क्वेश्चन देखो जो कैड में हमने पूछा, क्या बोल रहा है कि चैलेंजेस ऑफ डेमोग्राफिक, कंटेम्प्रेरी इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, उसके चैलेंजेस को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। लुक एट आवर क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। इंडिया, सबसे पहले हमने इंडिया के बारे में पूछा। करंटली पासिंग थ्रू अ क्रूशियल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एग्जैक्ट करंटली, करंटली मतलब कंटेम्प्रेरीली, इंडिया मतलब इंडिया पासिंग थ्रू अ क्रूशियल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज इट इज। एक्सप्लेन करिए कि ये क्यों हो रहा है, उसकी रेलेवेंस क्या है इन इंडियाज चेंजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड, मतलब उसी को बताइए कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। इसका जैसे ही आप कंटेंट देखते हैं, आपको उसका बेसिक्स भी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो आपको लिखना है, डायग्राम भी है जो आपको बनाना है, एंड उसकी रेलेवेंस भी क्या है आज के टाइम पे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट हमने यहां पे आपको दे रखा है। एंड वी नेवर स्टॉप एट बेयर मिनिमम। हमने आगे भी बता रखा है कि अगर हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, जो कि हो रहा है अभी, और आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी बढ़ती पॉपुलेशन से क्या दिक्कत है, आगे क्या चैलेंजेस आएंगे, और ये कैसे हमारे लिए ब्लेसिंग भी है। पूरा का पूरा हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इतनी डिटेल में विद एग्जैक्ट वर्ड्स कि इंडिया इज गोइंग थ्रू अ क्रूशियल फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, हमने पूरा का पूरा आपके लिए कैड में भी, कॉनकर में भी, कॉनकर एडवांस में भी और कॉनकर में भी कवर किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ लेट अस मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। देखिएगा भाई साहब आप कंटेंट की ताकत को। एक्सप्लेन या इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन यूथ्स बाय रेफरेंस टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्फीयर्स। सोसाइटी के लेक्चर में ये लाइन बोली है मैंने, ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ ग्लोबलाइजेशन बना के नहीं पूछेगा, किसी एक सेक्शन से मिला के पूछेगा। या तो वो सेक्शन विमेन होगा या तो वो सेक्शन यूथ होगा। आ गया, देखिए
तो हमने पूरी टेबल बना के बताया था कि ग्लोबलाइजेशन का किस पे क्या-क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसमें यूथ एज़ इट इज़ हमने आपको यहाँ पे दे रखा है। और इसमें भी हमने बताया था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं। और जो भी बच्चा थोड़ा भी यूपीएससी के बारे में जानता है, उसको पता है कि इवैल्यूएट आ गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने होते हैं, तो दोनों के दोनों दे रखे हैं। आगे देखिए ग्लोबलाइजेशन का विद रेफरेंस टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल। सोशल में देखिए, सोशल में हमने मैरिज, फैमिली, एजुकेशन तीनों कवर किए हैं। इकोनॉमी देखिए अलग से कवर किया है, कल्चर देखिए अलग से कवर किया है। जो एक छोटा सा हमसे यहां पे एक सेगमेंट नहीं बनाया हमने, वो पॉलिटिकल का था, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज कवर्ड इन द कॉन्कर कंटेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज व्हाई वी time and again tell you to make the right kind of choices in your career. That is why we time and again say कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत होंगे, बातें बनाने वाले बहुत होंगे। एविडेंस बोलता है, रिजल्ट्स बोलते हैं। रिजल्ट्स ये हैं, एविडेंस आपके सामने है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आई होप इसके बाद आपको समझ में आए कि अंडरस्टैंड यूपीएससी से ज़्यादा एग्जाम सेंट्रिक, अंडरस्टैंड यूपीएससी से ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक, अंडरस्टैंड यूपीएससी से ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट टीचिंग इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज बीइंग सेड विद ऑल ह्यूमिलिटी बट विद ऑल कॉन्फिडेंस एंड थैंक्स टू द गॉड ऑलमाइटी, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है, उनकी वजह से ही सब कुछ है, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ होता है। हम जरिया हैं, सिर्फ करने वाले वही हैं। एंड आई वुड रियली टेक दिस अपॉर्चुनिटी, दिस स्टेज जो मेरा सब कुछ है, टू थैंक माई टीम। You, I know how harsh we are on you guys. I know how difficult it is for you sometimes. I know the deadlines becomes crazy. I know कि मैंने इस बार कॉन्फ्रेंस के कंटेंट बनने के तीसरे दिन जब मीटिंग ली थी और उसमें पूरे के पूरे कंटेंट को कितना अग्रेसिवली बनाने की बात करी थी, किस लेवल पे बनाने की बात करी थी, मैं आज भी नहीं बोल सकता। मैंने 32 पीबी की अपने ऑफिस से वो मीटिंग ली थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग इट इन सच अ पॉजिटिव मैनर। थैंक्स टू द टीम ऑफ कॉन्कर, टू द टीम ऑफ कैड, to the team of current affairs, the team of test series. Thanks to each every single individual who was involved in creating this miracle out. I promise you ये चीज़ रिपीट होगी पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में। अगर आपको इसके मॉडल आंसर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, जो चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आपको कैसा लगा वीडियो देख के वो बताइएगा। विद ऑल जोक्स अपार्ट, ऑल थिंग्स अपार्ट, दिस इज ओनली फॉर यू गाइज बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू गाइज। मैं हमेशा बताता हूँ क्योंकि आप हमें इतना प्यार देते हैं, इसलिए हम इतना डेडिकेशन, इतने एफर्ट से काम कर पाते हैं एंड इसलिए रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका मेन सॉर्ट करते हैं, इस बार वालों का तो हो गया है। सो प्राउड ऑफ द पीपल हु आर राइटिंग मेंस दिस ईयर एंड नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू सॉर्ट आउट योर मेंस। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं लाइन्स पे पेपर आगे आएगा। 6 क्वेश्चन 75 मार्क्स हिस्ट्री, 6 क्वेश्चन 75 मार्क्स सोसाइटी और 100 मार्क्स 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी। यही अगली बार भी पैटर्न जो है वो आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री गायब था, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे सोसाइटी में जो क्वेश्चंस हैं वो सेलेंट फीचर से भी आए हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से भी आए हैं, वो सोशल इंपावरमेंट से भी आए हैं। तो तीनों टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। ज्योग्राफी के भी तीनों टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिला है। द बैलेंस वाज वेरी नाइस, सम क्वेश्चंस वर वेरी ट्रिकी। आपको क्वेश्चन पेपर में बैठ के समझना, विजयनगर कहाँ मिक्स कर रहा है और डिसेबिलिटी में कितना कितना डालना है, वो बहुत ट्रिकी था, मजाक नहीं था। जिन बच्चों ने वो किया है, यू गाइज आर अमेजिंग। जिन बच्चों से कुछ कुछ मिस भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे के पेपर में कवर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक पेपर से, आगे बहुत अच्छा करो। एंड आप लोग प्लीज जो 2027-28 अटेम्प्ट कर रहे हैं, वाइज डिसीजन लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। हमारे साथ करिए चाहे नहीं करिए, अच्छे से करिएगा। एक बार मेंस लिखने का मौका मिलेगा, जस्ट किल इट लाइक एनीथिंग। थैंक यू सो मच, सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, मीट अगेन। जय हिंद।